नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। वक्त है निष्पक्ष न्यूज का। मैं हूं शीतल राजपूत। ऋषि सुनक औपचारिक तौर पर ब्रिटेन के 57वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने पहले भाषण में सुनक ने देश में बदलाव लाने के लिए लिज ट्रस की बेचैनी की प्रशंसा की, तो साथ ही पिछले प्रधानमंत्रियों से हुई गलतियों को सुधारने का वायदा किया। सुनक ने संकल्प लिया कि वो आने वाली पीढ़ियों को कर्ज में नहीं छोड़ेंगे और इसके लिए दिन रात काम करेंगे। लेकिन भारत की राजनीति सुनक के संकल्प से इतर अल्पसंख्यक पीएम पर लट्टू हो गई। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। I will unite our country not with words but with action. एपीजे कलाम कौन थे? रामनाथ कोविंद जी बहुत योग्य दलित समाज के नेता। किसने राष्ट्रपति बनाया था? नरेंद्र मोदी जी ने सरकार ने बनाया था। स्वयं नरेंद्र मोदी जी कहाँ से आते हैं? बहुत ही पिछड़े गरीब परिवार से, चाय वाले के बेटे हैं। मैं तो बोला कि इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनेंगे बोल के। इनकी आदत हो गई है कि जब कभी कोई रंग भरा जाए देश में या दुनिया में तो उसमें भंग डालो। एक फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि यह राजनीतिक रूप से और मजहबी रूप से देश ने इनको बेदखल करता जा रहा है। हिंदू मुसलमान की बातों को करके आज उसके पास और कोई बात नहीं है। 7 समंदर पार भारतीय मूल का शख्स सत्ता के शिखर को चूमता, इससे पहले भारत की राजनीति अल्पसंख्यक राग गाने लगी। सुनक के बहाने भारत की राजनीति में अल्पसंख्यक पीएम का सुरूर चढ़ गया। दरअसल ब्रिटिश संग्रहालय के अध्यक्ष जॉर्ज ऑसबॉर्न ने ऋषि सुनक के पीएम बनने को लेकर एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, ऋषि सुनक प्रधानमंत्री होंगे। कुछ सोचते हैं मेरी तरह वो हमारी समस्याओं का समाधान है, दूसरों को लगता है कि वो समस्या का हिस्सा हैं। लेकिन आपकी राजनीति जो भी हो, आइए हम सभी पहले ब्रिटिश एशियाई के पीएम बनने का जश्न मनाएं और अपने देश पर गर्व करें जहां ऐसा हो सकता है। ब्रिटिश संग्रहालय के अध्यक्ष जॉर्ज ऑसबॉर्न के इस ट्वीट को कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने रीट्वीट किया। शशि थरूर ने लिखा, अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि हम सभी को ये स्वीकार करना होगा कि ब्रिटेनियों ने दुनिया में कुछ बहुत ही दुर्लभ काम किया है। अपने सबसे शक्तिशाली कार्यालय में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य को मौका दिया है। हम भारतीय ऋषि सुनक के लिए जश्न मनाते हैं। आइए ईमानदारी से पूछें, क्या ये यहाँ हो सकता है? पी चिदम्बरम ने ट्वीट करते हुए लिखा, पहले कमला हैरिस, अब ऋषि सुनक। यूएस और यूके के लोगों ने अपने देशों के गैर बहुसंख्यक नागरिकों को गले लगा लिया है और उन्हें सरकार में उच्च पद के लिए चुना है। मुझे लगता है कि भारत और बहुसंख्यकवाद का पालन करने वाली पार्टियों के लिए सबक है। पीडीपी मुखिया और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती तो 2 कदम और आगे बढ़ गईं। महबूबा ने सुनक के बहाने एनआरसी और सीएए को भारतीय जनतंत्र की जंजीर बता दिया। महबूबा ने ट्वीट किया, ये गौरवान्वित करने वाला क्षण है कि ब्रिटेन में पहली बार एक भारतीय मूल का शख्स पीएम होगा, जैसा कि अभी पूरा देश जश्न मना रहा है। हमें यह भी याद रखने की जरूरत है कि ब्रिटेन ने एक धार्मिक अल्पसंख्यक को अपने देश के प्रधानमंत्री के तौर पर मान्यता दी है। वहीं दूसरी ओर हम अभी भी एनआरसी और सीएए जैसे विभाजन और भेदभाव को बढ़ावा देने वाले कानूनों की जकड़न में हैं। महबूबा मुफ्ती के इस ट्वीट ने बीजेपी की त्योरियां चढ़ा दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट के जरिए ही महबूबा को जवाब दिया। प्रसाद ने लिखा, महबूबा मुफ्ती का ट्वीट देखा। ब्रिटेन में ऋषि सुनक के पीएम चुने जाने के बाद उन्होंने ट्वीट में भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात कही है। महबूबा जी, क्या आप जम्मू कश्मीर में किसी अल्पसंख्यक को बतौर सीएम स्वीकार करेंगी? कृपया इस मामले पर पूरी स्पष्टता से जवाब दें। बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने ट्वीट किया, भारत जिसमें 3 मुस्लिम और 1 सिख राष्ट्रपति, 10 साल तक 1 सिख पीएम, शीर्ष न्यायिक पदों पर अल्पसंख्यक और यहाँ तक कि सशस्त्र बलों को भी किसी अन्य देश से विविधता और समावेशिता के बारे में सीखने की जरूरत नहीं है। महबूबा को अपनी बात पर रहना चाहिए और जम्मू कश्मीर के सीएम के लिए एक हिंदू का समर्थन करना चाहिए। शशि थरूर, महबूबा मुफ्ती और पी चिदम्बरम के ट्वीट्स ने भारत में ट्विटर की हवा बदल दी। सोशल मीडिया पर मुस्लिम पीएम ट्रेंड होने लगा। कई यूजर्स महबूबा और थरूर को ट्रोल करने लगे। मीडिया में नमूदार हुए बीजेपी के तमाम नेता थरूर और महबूबा को आईना दिखाने लगे। लोकतंत्र सबको अवसर देता है, तो आज के दिन सबों को एक स्वर में बात करना चाहिए, मैं अपेक्षा करूंगा। और कांग्रेस के नेताओं को भी कहूंगा कि आगे बहुत चुनाव है, तो बहुत कुछ चुनाव में अपनी अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। आज तो आप एक स्वर में बोलिए। महबूबा जी, क्या आप जम्मू एंड कश्मीर में किसी अल्पसंख्यक
गैर मुस्लिम को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करेंगी? ये मैंने सवाल पूछा है, देखता हूं कब उत्तर देती है। लोगों की आदत है कि जो हमारे देश की समावेशी संस्कृति है उस पे इनकी साजिशी और सनकी विकृति हमेशा हावी हो जाती है। इनकी आदत हो गई है कि जब कभी कोई रंग भरा जाए देश में या दुनिया में तो उसमें भंग डालो। आज परिवारवाद की राजनीति और जिन लोगों ने पत्थरबाजी की राजनीति, अलगाववाद की राजनीति को हमेशा समर्थन दिया है, जब वो लोग ऐसी बात करते हैं तो उनका दोहरा चरित्र और दोहरे मापदंड नजर आते हैं। महबूबा का बयान, कांग्रेस के नेताओं का बयान एक फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि यह राजनीतिक रूप से और मजहबी रूप से देश ने इनको बेदखल करता जा रहा है, जबकि सत्य सामने है चीख चीख कर। इस देश ने फ़खरुल वलीदीन अहमद, APJ अब्दुल कलाम और इनके खुद के पिता श्रीमान श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद को देश का गृह मंत्री बनाया, और उसके बावजूद भी इस तरह के शब्दों का उच्चारण करके महबूबा मुफ्ती क्या कहने का प्रयास करना चाहती है? वो आरोप प्रत्यारोप करती है कि हिंदू मुसलमानों को बांटा जा रहा है, और खुद हिंदू मुसलमान की बातों को करके आज उसके पास और कोई बात नहीं है। हालांकि न्यूज 24 से खास बातचीत में कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन ने थरूर और महबूबा मुफ्ती के बयान को सिरे से खारिज कर दिया। नहीं, देखिए, मेरे ख्याल से वो जो हिंट कर रहे थे वो पिछले 8 साल और प्रेजेंट रिजीम के बारे में शायद बात कर रहे थे। हिंदुस्तान हमेशा डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट किया है, हमारी अनेकताओं में हमारी एकता है। प्रेजेंट रिजीम जिस तरह से, प्रेजेंट गवर्नमेंट के अंदर जिस तरह से मेजॉरिटेरियनिज्म की तरफ ये बढ़ाने की जो कोशिश कर रहे हैं, मेजॉरिटेरियन हेजेमनी जो इम्पोज करने की जो कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है उसके ऊपर टिप्पणी थी। हिंदुस्तान हमेशा डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट किया है, डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट किया है। इससे पहले पीएम मोदी ने भी ब्रिटेन के पीएम मनोनीत होते ही ऋषि सुनक को बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा, ऋषि सुनक को हार्दिक बधाई। चूंकि आप ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, मैं वैश्विक मुद्दों पर एक साथ मिलकर काम करने और रोड मैप 2030 को लागू करने के लिए उत्सुक हूं। ब्रिटिश भारतीयों के जीवंत सेतु को दिवाली की विशेष शुभकामनाएं। हमने ऐतिहासिक संबंधों को आधुनिक साझेदारी में बदला है। ऋषि सुनक को जिन मुश्किल हालात में ब्रिटेन की बागडोर मिली है, वो सुनक के लिए कांटों भरा ताज हो सकता है, क्योंकि उन्हें आर्थिक समस्याएं विरासत में मिली हैं। तो साथ ही पार्टी को एकजुट करना और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को साथ लेकर चलना भी उनके लिए बड़ी चुनौती होने वाली है। ये 2 साल बाकी हैं उनके चुनाव के, तो अगर 2 साल तक निकल जाए तो यही लीव इज मार्क। यही है कि जो उनकी आर्थिक स्थिति है, इकोनॉमिक स्थिति है और एकता नहीं है पार्टी की, तो ये काफ़ी समस्या है इसकी। मुझे लगता है कि सफल होगा। ये इकोनॉमिस्ट हैं बाय ट्रेनिंग। ये इन्होंने बहुत काम किया बैंकिंग सेक्टर में। जब ये चांसलर ऑफ द एक्सचेकर थे, बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, तो सब इनकी सराहना करते थे। इकोनॉमी के जो मेन प्लेयर्स हैं वो सब कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि अब एक गुड प्लेयर है वहां पर। रूस यूक्रेन जंग के कारण पूरा यूरोप आर्थिक मुश्किलों से जूझ रहा है। ब्रिटेन मंदी और बढ़ती ब्याज दरों से जूझ रहा है। लोगों की आमदनी घट रही है और जीने की लागत बढ़ रही है। हालांकि सुनक ने इस संकट को सुलझाने का संकल्प ले लिया है। Putin's war in Ukraine has destabilized energy markets and supply chains the world over. I want to pay tribute to my predecessor, Liz Truss. She was not wrong to want to improve growth in this country. It is a noble aim. And I admired her restlessness to create change. But some mistakes were made. And I have been elected as leader of my party and your Prime Minister, in part, to fix them. And that work begins immediately. ब्रिटेन के 200 सालों के इतिहास में ऋषि सुनक सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं, तो साथ ही भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री भी। जाहिर है भारत के लिए ये गौरव की बात है, लेकिन देश की राजनीति किसी और दिशा में ही दौड़ पड़ी है। रमन कुमार के साथ संजीव त्रिवेदी, दिल्ली, न्यूज़ 24।
और अब आज की दूसरी बड़ी खबर, साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण खत्म हो गया है। 27 साल बाद दिवाली के बाद लगे इस आंशिक सूर्य ग्रहण का नजारा पूरे देश में देखा गया। सूर्य ग्रहण के दौरान लोगों ने पूजा पाठ की, तो वहीं सूर्य ग्रहण खत्म होते ही नदियों में पवित्र डुबकी लगाई। साल 2022 का आखिरी सूर्य ग्रहण खत्म हो गया। यूरोप, उत्तर पूर्वी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के कुछ हिस्सों में दिखाई देने वाला ये आंशिक सूर्य ग्रहण भारत में शाम 4:29 से शाम 6:09 तक रहा। दिल्ली में सूर्य ग्रहण शाम 4:29 से 5:42 तक, मुंबई में शाम 4:49 से 6:09 तक, कोलकाता में शाम 4:52 से 5:03 तक और चेन्नई में शाम 5:14 से 5:44 तक रहा। भारत में सूर्य ग्रहण का कुल समय लगभग 1 घंटे 40 मिनट रहा। पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों को छोड़कर भारत के अधिकांश हिस्सों में लोगों ने सूर्य ग्रहण का नजारा देखा। इस वक्त सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है और हम हैं नेहरू साइंस सेंटर के टेरिस पर और यहाँ पर नेहरू साइंस सेंटर ने टेलीस्कोप लगाया है। बहुत दूर दूर से लोग देखने के लिए आए हैं। बताया जा रहा है कि 600 के करीब लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। हाँ देखा, टेलीस्कोप में देखा, चश्मे से भी दिख रहा है। सो वो लेफ्ट से स्टार्ट हुआ है, तो थोड़ा सा अभी तो स्टार्ट हुआ है जस्ट। जस्ट एक साइड से थोड़ा अभी ग्रहण मतलब दिख रहा है हमें। ऑल अबाउट साइंस, नथिंग एल्स। सो इसमें कुछ ह्यूमन का कोई वो नहीं है, ना भूत आता है ना कुछ वो आता है, कुछ नहीं आता है। सब नॉर्मल साइंस फेनोमेना है। हाँ देखा, चश्मे के थ्रू देखा और बहुत ही सुंदर दिख रहा है। कितना एक्साइटमेंट था आप लोग? बहुत ज़्यादा। अभी तक सिर्फ किताबों में पढ़ा था और टीवी पे देखा था, आज रियल में देखा तो बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पर जो आने वाले ज़्यादातर लोग हैं, इनका कहना है कि ये खगोलीय घटना है और इसका आनंद लेना चाहिए और जो भ्रांतियाँ हैं इसको नहीं मानना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान लोगों ने पूजा पाठ किया, तो साथ ही नदियों में स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। वाराणसी में भी श्रद्धालुओं ने गंगा में पवित्र डुबकी लगाई। सूर्य ग्रहण को लेकर हरिद्वार के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी। इस दौरान हर की पैड़ी पर लोग भजन कीर्तन करते नजर आए। श्रद्धालुओं ने मां गंगा और सूर्य देव की पूजा अर्चना की, तो सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद पवित्र डुबकी भी लगाई। प्रयागराज यानी संगम नगरी में आंशिक सूर्य ग्रहण को लेकर गजब का उत्साह दिखा। सूर्य ग्रहण के दौरान शहर के सभी मंदिरों के पट बंद कर दिए गए और सूर्य ग्रहण की समाप्ति पर गंगा यमुना के संगम तट पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। ये हम लोगों के आस्था का विषय है कि सूर्य ग्रहण जब हो तो गंगा स्नान करना चाहिए, या इसीलिए अपन लोग आस्था की वजह से ये स्नान कर रहे हैं। ये ग्रहण जो है तो 27 साल में अभी पड़ा है और अगले 30 साल 35 साल कब पड़ेगा, ये संयोग की बात है। तो ये हमारे लिए बड़ा मतलब महत्व है। पहली बात, माँ गंगा के चरणों में बहुत से लोग आते हैं। आज तो एक ग्रहण है, ग्रहण के पर्व में भगवान की स्तुति करने के लिए संकट में जब होते हैं वो जल में बैठकर अपनी स्तुति करते हैं और उनसे भगवान कामना करते हैं उनके हर कष्ट दूर हों और माँ गंगा हर कष्ट को दूर करती है। करीब 27 साल बाद ऐसा हुआ है कि दिवाली के दूसरे दिन सूर्य ग्रहण लगा। इससे पहले ये खगोलीय घटना 24 अक्टूबर 1995 को दिवाली के दूसरे दिन हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और अब एक खबर जो कि गुजरात के वडोदरा से आई है। यहाँ दिवाली की रात यानी कल रात दो गुटों के बीच जमकर बवाल हुआ। आधी रात के बाद करीब आधा घंटा ये बवाल चला और इस दौरान पुलिस की मौजूदगी में जमकर पेट्रोल बम चले। बदमाशों ने स्ट्रीट लाइट्स भी बुझा दी थी। गुजरात पुलिस ने दिवाली की रात हुई हिंसा को साजिश बताया है। पुलिस का कहना है कि यह बवाल पूरी तरह से सुनियोजित था, प्लान्ड था और इसकी जांच के लिए पुलिस ने इस हिंसा की जांच के लिए स्पेशल टीम बना दी है। लेकिन काफ़ी सनसनीखेज ये पूरा हंगामा जो हुआ, उत्सव में खलल डालने की कोशिश हुई। पुलिस ने इसे सुनियोजित साजिश बताया। ये गुजरात के वडोदरा की तस्वीर आप देख रहे हैं और स्पेशल टीम्स जो हैं वो इसकी जांच करेंगी। दिवाली की रात गुजरात के वडोदरा में भारी हिंसा और बवाल, बदमाशों ने स्ट्रीट लाइट्स तक बुझा दिए।
મુસ્લિમ મેડિકલ પાસે જે પથ્થરમારીની ઘટના બની છે તેમાં પોલીસે તાત્કાલિક પહોંચીને કાર્યવાહી કરી છે. હાલમાં પરિસ્થિતિ સંપૂર્ણ કંટ્રોલમાં છે. જે પથ્થરમાર થયો છે કયા કારણે થયો છે એ બાબતે અમે સીસીટીવી ફૂટેજ અને જે આઈ વિટનેસીસ છે એમની પાસેથી અમે પૂરી માહિતી મેળવીને આ બાબતમાં સખતમાં સખત કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. એ બાબતે તમામ સીસીટીવી ફૂટેજને બધું ચેક કરીને સંપૂર્ણ તથ્યોની પૂરી ચકાસણી કરીને પૂરી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. પેટ્રોલ પંપ એના માટે જે ઘરમાં પણ તપાસ કરવામાં આવી છે, એક વ્યક્તિ મળેલ છે, એની પણ હાલમાં અમે પૂછપરછ કરી. हिमाचल प्रदेश में अगले महीने चुनाव है और अब एक दिलचस्प खबर हिमाचल प्रदेश से हमारे पास आई है। हिमाचल प्रदेश के शिमला से करीब 30 किलोमीटर दूर धामी के हलोग में पत्थरों का एक अनोखा मेला लगता है। सदियों से मनाए जा रहे इस मेले को पत्थर का मेला या पत्थर का खेल कहा जाता है। दीपावली से दूसरे दिन मनाए जाने वाले इस मेले में दो समुदायों के बीच पत्थरों की जमकर बरसात होती है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। ये धामी की तस्वीरें हैं शिमला के पास, और आप देख सकते हैं किस तरह दो गुट दोनों ओर से पत्थर बरसा रहे हैं। देखने पे ऐसा लगेगा कि कोई हंगामा हो रहा है, बवाल हो रहा है, लेकिन ये एक खेल है और मेला है जो सालों साल यहाँ होता है। सबसे हैरानी की बात यह कि ये सिलसिला तब तक जारी रहता है जब तक कि एक पक्ष लहूलुहान ना हो जाए। सालों से चली आ रही इस परंपरा में सैकड़ों की संख्या में लोग धामी मैदान में शामिल होते हैं। बड़ा ही अजीबोगरीब ये पूरा नज़ारा। तो खून जब तक ना निकल जाए तब तक पत्थरबाजी चलती है। एक पक्ष को लहूलुहान होना ही पड़ता है। पटाखे जलाने को लेकर गाजियाबाद की हाई प्रोफाइल सोसाइटी में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान एक महिला के साथ भी मारपीट की गई। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। मारपीट का ये वीडियो गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की एक वीवीआईपी सोसाइटी का है। विवाद सिर्फ इतना था कि एक पड़ोसी चाहता था कि पटाखे ना जलाए जाएं। बस इसी बात पर गुस्से में मारपीट हो गई और महिला को भी नहीं बख्शा गया। आप तस्वीर देखिए, ये वीडियो वायरल हो रहा है। कहा सुनी विवाद, बाद में मारपीट। दिवाली के दिन पटाखों को लेकर एक पक्ष चाहता था पटाखे ना चलाए जाएं और छठ का त्यौहार भी आने को है। हम सब जानते हैं छठ त्यौहार के चलते उत्तर भारत की ओर जाने वाली गाड़ियों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। नई दिल्ली समेत कई स्टेशन पर रेलवे ने दावा किया है कि इस बार तकरीबन 3.5 लाख नए बर्थ अतिरिक्त चलाए जा रहे हैं। छठ के मौके पर क्या है विशेष तैयारी, देखिए इन तस्वीरों में। छठ पूजा को लेकर उत्तर भारत की तरफ जा रही रेलगाड़ियों में उमड़ा जन सैलाब। रेलवे ने किया दावा, कहा 1000 से 1500 मुसाफिरों के जुटने पर तत्काल प्रभाव से वो उस इलाके के लिए चला रही है स्पेशल ट्रेन। नई दिल्ली, आनंद विहार, पुरानी दिल्ली, नॉर्दर्न रेलवे के 5 ऐसे बड़े रेलवे स्टेशनों पर इस तरीके का जन सैलाब उमड़ रहा है। और भारतीय रेल ने ये दावा किया है कि अलग अलग जगहों पे मुसाफिरों के आने जाने के लिए इस बार उनकी व्यापक और मुकम्मल तैयारी है। मसलन कि रेलवे की सुरक्षा को लेकर आरपीएफ क्या बड़ी बटालियन अतिरिक्त सुरक्षा में लगाए गए हैं। अलग अलग जगहों पे मुसाफिरों के रुकने के लिए टेंट की व्यवस्था की गई है। चूँकि छठ लोक आस्था का पर्व है, लिहाजा तमाम रेलवे स्टेशनों पर बड़े बड़े स्क्रीन लगाए गए हैं और जिसमें वहाँ पे न केवल ट्रेनों की आवाजाही का कार्यक्रम बताया जा रहा है, बल्कि संगीत की ध्वनियाँ भी लोगों को बेताब कर रही है, उन्हें सुनाई जा रही है। इसके अलावा रेलवे की तरफ से कहा जा रहा है कि रेलवे ने अतिरिक्त रिजर्वेशन काउंटर की व्यवस्था की है। अगर आपके पास टिकट रिग्रेट है, अगर आप वहां जा नहीं पा रहे हैं, तो आपको रेलवे इस बार अनरिजर्व और रिजर्व टिकट के इस तरीके से काउंटर किए गए हैं। बहुत सारे व्यवस्था है। तकरीबन 3.5 लाख रेलवे ने ये दावा किया है कि वो अतिरिक्त बर्थ चला रही है। 738 ट्रेनों के फेरे को वो बढ़ाया गया है और जो ट्रेन में सुरक्षा को लेकर उनकी दवा और उसकी बेहतर व्यवस्था के लिए भारतीय रेलवे की तरफ से, उनके अधिकारियों की तरफ से, नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से व्यापक एक टीम बनाई गई है जो अलग अलग जोनों के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है। बहुत जल्द ही रेलवे को लेकर रेलवे की तरफ से ये दावा और वादा किया जा रहा है कि छठ के मौके पर चाहे जितने भी मुसाफिर अपने घर लोक आस्था के इस पर्व को मनाना चाहें वो जाएं।
सरकार की तरफ से, भारतीय रेलवे की तरफ से, उनकी तरफ से व्यापक और मुकम्मल तैयारी है। और रेलवे ये दावा कर रही है कि अगर किसी रेलवे स्टेशन पर 1000 से 1500 की तादाद में मुसाफिर जुटते हैं तो उस जगह के लिए खास ट्रेन तत्काल प्रभाव से शुरू किया जा रहा है। कैमरामैन मिंटू सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।